हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 19 फरवरी 2024। देखिए, ये वाला जो सीरीज है जो हम लोग अभी इस टाइम पे कवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि डिटेल्ड बेसिस में मेरे द्वारा यहाँ पे कवर कराया जाता है। यहाँ पे जो भी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हॉट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। और उसको एक तरह से आपके पीसीएस एग्जाम्स को लेकर के अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप एक ओवरव्यू के बेसिस पे आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स में भी खास करके ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो कवर कराया जाता है करंट अफेयर मेरी तरफ से बाइलिंगुअल में कवर कराया जाता है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है। और नोट्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और इसका नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपके पास काफ़ी मटेरियल हो और ये सफिशिएंट मटेरियल हो, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी नीति आयोग से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। उस रिपोर्ट का नाम है सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, रिमेनिंग द सीनियर केयर पैराडिग्म, अ पोजीशन पेपर। ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। चलिए इस रिपोर्ट पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। मुझे ये बताइए किस वर्ष हुई थी और ये किसको रिप्लेस किया है, किसके जगह पे इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको फॉर्म किया गया है। नीति आयोग का गठन जो किया गया है वो किसके जगह पे इसका गठन किया गया, कब किया गया है, इसके सीईओ कौन है और इसके चेयरपर्सन कौन है, ये सब बताइए मुझे। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार मैंने आप लोग को बता दिया है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि और इसके बारे में आप बताएं फिर भी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग को याद है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया, भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधार को लेकर के है। वरिष्ठ देखभाल प्रतिमा को पुनर्कल्पना की बात कही जा रही है, जो कि एक स्थिति पत्र है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा क्यों यहाँ पे जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट बेसिकली किसके किसको किसको यहाँ पे टारगेट कर रहा है, किसको दर्शाता है? तो वरिष्ठ लोगों के ऊपर ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। क्योंकि जैसे जैसे सीनियर के जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं बीमारी से रिलेटेड, और उसी चीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। चाहे वो चिकित्सा या गैर चिकित्सा आवश्यकता की जो जरूरत होती है वरिष्ठ नागरिकों को, वो ये रिपोर्ट वहीं दर्शाता है, वहीं पहचानने में ये आपका बेसिकली यूज़ करता है। ठीक है, तो जिस तरह की सेवाएं जो है उनको ज़रूरत होती है, उसी ज़रूरत को यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और उनकी चुनौतियों को यहाँ पे प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो जो चैलेंजेस है सीनियर केयर सिस्टम में आज के बेसिस पे करंट सिस्टम में, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड हो या गैर चिकित्सा से रिलेटेड जो ज़रूरतें हैं सीनियर्स को, वो यहाँ पे इसके रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये रिपोर्ट जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगर मैं बात करूँ भारत की, मैं बात कर रहा हूँ, विश्व भर की नहीं बात कर रहा हूँ, या भारत की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में अगर मैं बात करूँ तो बुजुर्ग लोग की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 10% आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसी को बात करूँ 2050 तक, तो ये बढ़ करके 19.5% तक पहुँचने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो 10% है, इसमें जो 75% जो बुजुर्ग हैं वो एक या अधिक बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, ये क्या अधिक बीमारी, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज साइंस में बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसा डिजीज जो 3 या लंबे समय तक जो बीमारी जो है रहती है। जैसे अल्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, कैंसर हो गया, ये सारे क्रॉनिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। ये सारे पुरानी बीमारियां हैं जो बेसिकली बुजुर्गों में यहाँ पे 10% में से 75% बुजुर्ग जो है वो एक तरह से क्रॉनिक डिजीज उनमें है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डेटा कहाँ से मिला 75% का? ये डेटा मिला है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी के द्वारा, जो कि 2021 के रिपोर्ट में इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो इसी के तरफ से 2021 रिपोर्ट में हमें पता चला कि 75% बुजुर्ग जो है वो क्रॉनिक डिजीज से बेसिकली जूझ रहे हैं। ठीक है, और 70% बुजुर्ग की जो आबादी है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है रोजमर्रा के ऊपर,
दूसरों पर। 78% जो आज के डेट में है वो किसके ऊपर निर्भर है, जो उनको पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डाटा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो डाटा है वो उसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। 10% आबादी है बुजुर्गों की, आज के डेट में देख सकते हैं 19.5% ये पहुंच जाएगा 2050 तक। 75% जो लोग हैं, 75% जो बुजुर्ग हैं वो बेसिकली क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो बीमारी लंबे समय से उन्हें है। और 70% बुजुर्ग जो है वो बेसिकली रोजमर्रा के लिए कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है। और 78% जो है वो बेसिकली एक तरह से जो उनको पेंशन मिल रहा है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस है वो और क्या क्या उनको यहाँ पर सिफारिशें दी गई है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या सिफारिशें हैं, आइए थोड़ा सा उसको डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, हर एक चीज़ बहुत मायने रखता है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या चुनौती है और क्या क्या सिफारिशें हैं उनको लेकर के वो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अगर स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के सेवा जो है वो एक तरह से एकीकृत पैकेज की कमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमी आपको देखने को मिलेगा, जो सर्विसेज को लेकर के है, जो मैन पावर को लेकर के है, वो चीज़ें जो है एक तरह से चुनौतियों के रूप में उनके सामने है। और बहुत सारी बीमारियां आप देख सकते हैं उनमें है साक्ष्य समर्थित वृद्धावस्था रोगों की नॉलेज रिपोर्टरी की कमी भी आपको देखने को मिलेगी। ये स्वास्थ्य को लेकर के चुनौती उनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें सिफारिश क्या कही गई है, सिफारिश यहाँ पे दिया गया कि जो बेसिकली इम्यूनाइजेशन है यहाँ पे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वयस्क टीकाकरण जो है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पैलिएटिव है, उपशामक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके ऊपर यहाँ पे इनको आवश्यकता है। और देखभाल में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी R&D जो है जेरियाट्रिक केयर में ये प्रमोट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसी को हेल्थ केयर सर्विसेज जो लंबे समय से चल रहे हैं उस पर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें हैं, जो टीकाकरण है, जो उनकी केयर है, जो देखभाल है, वो सारी चीज़ें पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और लंबे से लंबे समय तक उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ये भी उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जा रहा है ताकि आप हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो आपके जल्द से जल्द कवर हो सके। अगर मैं सामाजिक की बात करूँ तो सामाजिक में जो उनको बेसिकली जो दिक्कत है वो एक तरह से संकुचित सामाजिक सहायता प्रणाली विद्यमान आप देख सकते हैं, यानी लोग जो है एक तरह से सोशल सपोर्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा नैरो है। फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, सोशल सपोर्ट की कमी आपको देखने को मिलती है, सामाजिक समर्थन का अभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और देखभाल करने वाले व्यक्ति के योगदान की अनदेखी की जाती है। समाज में आप देख सकते हैं आज की डेट में देखभाल करने वाले व्यक्ति की कमी आप देख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनानी चाहिए, इसका क्या है, इसका सिफारिश क्या है कि एक तरह से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की जो कमी है उसको यहाँ पे बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से सपोर्ट वाली समर्थन जो समुदाय है वो एक तरह से सपोर्ट वाला बढ़ावा यहाँ पे देना चाहिए। और सहायता प्रदान करने वाली जीवन यापन सुविधाएं को भी यहाँ पे मजबूत करना चाहिए ताकि वो उनको जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो उनको सपोर्ट मिल सके, सहायता मिल सके। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वित्तीय साक्षरता की अपर्याप्त यहाँ देख सकते हैं, जीवन भर समर्थन प्रदान करने वाली वित्तीय सहायता योजना का नहीं होना, ये भी आप देख सकते हैं। एक तरह से डेफिशिएंट आप देखने को मिलेगा जो लाइफ टाइम उनको वित्तीय सहायता प्रदान करे। एक तरह से आप देख सकते हैं वित्तीय दुरुपयोग या धोखाधड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वृद्ध जनों के अनुभव और विशेषज्ञों का उपयोग करने के लिए व्यावसायिक अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इनके लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को डिजाइन करना चाहिए, वो भी यहाँ पे ये सिफारिश की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी को लेकर के यहाँ पे ये सारे सिफारिशें बताई जा रही है कि किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकें, किस तरह से उनके जीवन को और सरल बनाया जा सके, किस तरह से उनको जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उससे उनको छुटकारा मिल सके। ठीक है, जो वित्तीय दुरुपयोग होता है आज के डेट में देख सकते हैं बहुत सारे प्लान जो स्पैम कॉल्स आते हैं उस तरह से उनको उतना आइडिया नहीं होता, वो अपना OTP शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनका सेविंग्स रहता है वो उनका वहाँ से हैक हो जाता है और उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस पर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर मैं डिजिटल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सामान जो हैं वो
उनके लिए अपर्याप्त है। डिजिटल में वृद्धजनों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल की कमी भी आपको देखने को मिलती है, उनको उस लेवल पे नॉलेज भी नहीं है। ये सारी चुनौतियाँ भी देख सकते हैं डिजिटल। वहीं जो अभी मैंने आपको बताया, ये आज के डेट में बहुत सारे स्पैम कॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपके कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप जल्द से जल्द उसको अपडेट कर लीजिए, आप अपना कार्ड नंबर बताइए, OTP जाएगा, और जैसे ही वो चीज़ें होती हैं उनके जो भी सेविंग्स होते हैं उनके अकाउंट में, वो सारे डिडक्ट हो जाते हैं। इस तरह से उनको इस चीज़ को लेकर के गाइडेंस की ज़रूरत है। डिजिटल संचालन में सुगमता और सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। सक्षम डिजिटल अवसंरचना विकसित की जानी चाहिए, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात कही जा रही है, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उनको सिक्योर किया जा सके, उनको ये सारी बातें बताई जा सके और उनको आराम से सारी चीज़ों को नॉलेज दी जा सके। ठीक है, तो ये सारी सिफारिशें की गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है, हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, क्लियर? आई होप इसको समझ में आया होगा। एक बार इसको वापस से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल क्षेत्र में किस तरह से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या सिफारिशें उनके लिए कही गई है कि आप उनके लिए, ताकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने जीवन में यूज़ कर सके, उपयोग कर सके, ताकि उनकी चुनौतियाँ जो है वो उनके लिए कम हो सके। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नेशनलाइजेशन को लेकर के बात कही जा रही है, राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, और ये उपराष्ट्रपति के द्वारा कहा जा रहा है। ये हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यंत मौलिक है। किसके बारे में बात कही जा रही है? आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कही जा रही है, और ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम एक तरह से क्या कर सके, एक तरह से विचारधारा के रूप में हम इसको देख सकें। अर्थव्यवस्था हो गया, श्रम हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, घरेलू नियंत्रण का समर्थन हम कर सके, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इकोनॉमिक लेवर और कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या कर सके, डोमेस्टिक कंट्रोल कर सके, और इसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, एक तरह से डिपेंड करता है राष्ट्र के ऊपर, और इकोनॉमिक राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है। देखिए, इकोनॉमिक चीज़ें किस पे ऊपर प्रतिबंधित करती है? आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह से मुक्त व्यापार कैसे होता है, ये जो भी स्वदेशी उद्योग है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादा ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है कि हम जितने भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं हम उसको यूज़ करें। सबसे पहला चीज़ तो ये फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, ठीक है, निर्यात करें, और जो हमारे यहाँ पे आ रही है इंपोर्ट जो वस्तुएं आ रही है उसमें कमी ला सके, तो उस पर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। एक तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह से टैरिफ लगाता है किसके ऊपर, जो बेसिकली अगर जो फ्री ट्रेड है उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक तरह से इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है कि हम इस चीज़ों पे टैरिफ का समर्थन करें, ठीक है, ताकि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे ज़्यादा हम यूज़ कर सकें। आर्थिक राष्ट्रवाद मुक्त व्यापार को प्रतिबंधित करता है, जो फ्री ट्रेड होते हैं उसको यहाँ पे प्रतिबंध करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। मेड इन इंडिया आप देख सकते हैं, बहुत सारे आज के डेट में प्रोडक्ट जो है वो भारत में ही बन रहे हैं, और हम लोग ज़्यादातर फोकस जो है वो मेड इन इंडिया पे ही ज़्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत भी आज के डेट में बहुत अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रीज के लेवल पे पहुंच चुका है। आयात प्रतिस्थापन की तलाश के लिए टैरिफ का समर्थन करते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर के। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इंडिया में जो मार्केट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। घरेलू बाजार की रक्षा करने में हम मदद कर सकते हैं। ये याद है आप लोगों को पता होगा, साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसको वाइट कमीशन भी कहते हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया था। इतिहास में क्या होता था कि जो भी कच्चे माल होते थे वो हमारे यहाँ से ले जा करके यूरोप में वो उनसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता था, और उसको वापस ला करके हमारी मार्केट में हम ही लोगों को बेचा जाता था। तो देख सकते हैं उसी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि अगर हमें इकोनॉमिकली यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना है, यानी हम आर्थिक रूप में अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें अपने चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। यानी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है हमें उसको रक्षा करना पड़ेगा, उसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और हमें उसी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। जहाँ पे राष्ट्र निर्माण की के अगर हमें करना है तो एक तरह से नेशन बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आज़ादी के बाद हम देख सकते हैं इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन,
यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर भारत को लेकर के हम लोग बात किए थे कि अर्थव्यवस्था के लिए आयात प्रतिस्थापन को अपनाया था। मतलब अगर आप जानेंगे तो आज़ादी के बाद से 1992 तक हम लोगों ने बाहर की चीज़ों पे हम लोगों ने कभी भी निर्भर नहीं हुए थे। हम लोग सिर्फ इंडिया के ही इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। भारत अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो यहाँ पे सार्वजनिक खरीद के लिए कुछ वस्तुओं को आरक्षित भी रखता है, रिजर्व्ड भी रखता है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको राष्ट्र निर्माण में एक तरह से हेल्प करता है। तो हमें घरेलू बाजार के ऊपर निर्भर रहना है, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहना है, ताकि हम अपनी राष्ट्रवाद की जो इकोनॉमी है उसको हम क्या कर सके और स्ट्रॉन्ग कर सके, और एक तरह से ये हमारे आर्थिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो जो इम्पोर्ट के वजह से आ रहा है, उसमें वो एक तरह से उसको रोकता है। तो विदेशी मुद्रा की बर्बादी को ये रोकता है। ठीक है, हम एक तरह से क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हम ज़्यादा खर्च ना करके वो एक तरह से हमारी जो जो प्रोडक्ट्स हमें कम दाम में मिल रहे हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से, हम उसको ना खरीद करके हम फॉरेन वस्तुओं को क्यों खरीदें। तो एक तरह से हमारे हमारी हमारी जो अमाउंट्स है, जो हमारे सेविंग्स है, जो हमारे पैसे हैं, वो एक तरह से ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स है उस पर जाकर ज़्यादा खरीदारी ना करके हम अपने प्रोडक्ट्स पे खरीदें। तो एक तरह से उसके ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है। एमएसएमई सहित यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटे स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा। अगर इस तरह की चीज़ें जो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर अगर हम ध्यान दें, स्थानीय रोजगार की सुविधा के ऊपर अगर हम ध्यान दें, तो वो बढ़ेगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। और घरेलू व्यवसाय भी यहाँ पे आपको बढ़ेगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेड इन इंडिया पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा आएगा, और डिमांड ज़्यादा जाएगा तो प्रोडक्ट्स आपको जल्द से जल्द डिलीवर करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट अगर जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए कस्टमर पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो एक तरह से रोजगार भी आपका रोजगार में भी बढ़ोतरी मिलेगी, और यहाँ पे घरेलू यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा। तो ये लाभ है आर्थिक राष्ट्रवाद का। अब चिंता की क्या बात है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ ऐसे हैं जो एक तरह से क्या करते हैं, विदेशी व्यवसायों से जो कंपटीशन है उसको कम करके नवाचार को बाधित करता है। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ इनोवेशन आपको देखने को मिलेंगे जो फॉरेन बिजनेस के साथ कंपटीशन को हमारी कम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक आर्थिक क्राइसिस जो हुई थी, जो आज़ादी के बाद भारत ने आत्मनिर्भर निर्भर जब चीज़ों पर डिपेंड हुए थे, तो एक तरह से लंबे समय के बाद संरक्षणवाद के कारण 1990 के दशक में भारत में आर्थिक संकट पैदा हुआ, जिसने 1991 के आर्थिक सुधारों को प्रेरित किया। आप देख सकते हैं, तो जो चीज़ें हैं, देखिए लंबे समय तक अगर हम इस चीज़ को पे डिपेंड रहते हैं, तो हम लंबे समय तक मेड इन इंडिया पे भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये इन द एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर फोकस करेगा ही। तो जैसा कि 1990 में देखने को मिला था, और हमारे पास पूरी जो फंड्स थे वो ख़त्म हो के बराबर हो गए थे। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाला था उस टाइम पे, लेकिन लगा नहीं था। 1992 में हम लोगों ने क्या किया था, एलपीजी इंट्रोड्यूस किया था। एलपीजी क्या है, चलिए बताइए तो मुझे, एलपीजी क्या था वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, जिस तरह से हमें फिर क्या करना पड़ा कि फिर हमें ट्रेड वार को स्टार्ट करना पड़ा। व्यापार जो युद्ध है, साम्राज्यवाद और संघर्षों को जन्म दे सकता है, जैसा कि 20वीं शताब्दी के दौरान देखा गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन द एंड रिजल्ट जो देखने को मिलेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला था 20वीं सेंचुरी में, वो यहाँ पे वैसा सीन्स वो दोबारा ना हो जाए। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम मार्केट में कंपटीशन रहना ज़रूरी है, और एक तरह से उस कंपटीशन के बीच में रह करके हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अलगाव राजनीतिक और सांस्कृतिक अलगाव को जन्म दे सकता है, तो ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्न का विषय बन सकता है कि जो 1990 में हुआ वैसा चीज़ दोबारा ना देखने को मिले भारत में। ठीक है, तो एक तरह से ये कंसर्न का विषय है, उसी से रिलेटेड है। अब अगर मैं बात करूं कि आर्थिक राष्ट्रवाद भारत में क्या आपको देखने को मिला था, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय
देखने जब हम लोग औपनिवेशिक शासन में रह रहे थे, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसको देखा गया था। स्वदेशी आंदोलन के रूप में हम लोगों ने अपनी चीज़ों को सामने रखा था। ठीक है, हम लोगों ने बहिष्कार किया था आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर के। लेकिन आज के डेट में अगर हम आज के डेट में बात करें, तो यहाँ पे कौन देखिए, मेक इन इंडिया का पहल स्टार्ट किया गया, वोकल फॉर लोकल स्टार्ट किया गया, ताकि हम जो बहुत सारे हार्ट्स लग रहे हैं, बहुत सारे हार्ट, दिल्ली हार्ट हो गया, बहुत सारे हार्ट लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि हम जो लोकल लेवल पे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है हर राज्य में, उसको हम पूरी तरह से वोकलाइज कर सके। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत, ये सारे पहल आपको देखने को मिलेगा, ताकि हम आर्थिक राष्ट्रवाद को बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ा सकें। उसको हम लोग, ये सारे पहल जो है वो हम लोग स्टार्ट किए हैं। हालांकि उपरोक्त पहलों को संकुचित राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारे अप्रोच जो है, ये सारे आपके ये सारे को हम लोग बेसिकली संकुचित राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो उसके ऊपर ये बोला गया है। लेकिन ऐसा करना, क्योंकि ये वैश्वीकरण की भावना के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये उसके खिलाफ भी नहीं है, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसी को लेकर के ये सारी बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये बात यहाँ पे आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर के कही जा रही है, और ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कही जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय है, ये थोड़ा सा पॉइंट्स का विषय है, सोचने का विषय है कि क्या क्या इनिशिएटिव भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, ताकि हम आर्थिक मजबूत हो सके। इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा कम ध्यान दिया जा रहा जाए और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, उसके ऊपर हमारा जो कंसर्न है वो बना रहे। तो उसी से रिलेटेड है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इकोनॉमिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये आपका बेसिकली न्यूज़ है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला न्यूज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आपका एमएसपी को लेकर के। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर जगह के किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान। और वो अभियान चलाए हैं, चलो दिल्ली। ठीक है, ये आपका एक तरह से अभियान क्यों चलाया गया? ताकि केंद्र सरकार से मिलने को लेकर के, याद होगा आपको 2021 में भी इनके द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए गए थे, तो वो चीज़ें वापस यहाँ पे रोड पे आपको किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसर्न क्या है? कंसर्न है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। यहाँ पे गारंटी किसानों को यहाँ पे देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसी के विरोध में प्रदर्शन का यह प्राथमिक कारण है, यानी पहला कारण, यानी प्राइमरी रीज़न यही है कि लीगल गारंटी दी जा सके एमएसपी के ऊपर। एमएसपी क्या है, धीरे धीरे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे किसान द्वारा स्वामीनाथन आयोग 2006 की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए साथ साथ कृषि ऋण को माफ़ करने की भी मांग यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं, पहला तो चीज़ ये है कि एमएसपी का लीगल गारंटी हमें मिल सके, कुछ कुछ फूड क्रॉप्स पे, कुछ खाने के सामान पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात यहाँ पे कही जा रही है। दूसरा, इसके साथ साथ इनके द्वारा डिमांड भी किया जा रहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश था 2006 में, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके साथ साथ जितने भी किसान के जो ऋण है वो सारे माफ़ करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी आप देख सकते हैं बहुत जगह क्या है, बहुत बहुत जगह, अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ भी कवर किया था, चलिए मुझे बताइए। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो आलू की फसल है उसमें वो 50% कम हो गई है, उसमें जो उत्पादन है वो 50% कम हो गई। तो ये किस राज्य का न्यूज़ है बताइए मुझे। तो उसी तरह से, तो जिसकी वजह से किसान जो है, जो लोन लिए हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उस लेवल पे चीज़ें उत्पन्न नहीं हुई। किसी तरह से क्लाइमेट में जो चेंजेस हुए हैं उसका इफेक्ट आपको देखने को मिला है कृषि क्षेत्र में, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उतना उत्पादन नहीं हुआ है और ऑब्वियस सी बात है उनको उसी पे ही जीवन यापन करना है, उसको रिटर्न वैल्यू उतना नहीं मिल रहा है, तो उस पर से उन वो ऋण कैसे चुकाएं? तो ये भी साथ यहाँ पे कंसर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान माफी को लेकर के। और बहुत सारे राज्य के द्वारा ये ऋण माफ भी किया गया है। मुझे बताइएगा किसके किसके द्वारा ये ऋण माफ किया गया है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए, तो ये सारे स्टेप्स को, ये सारी मांग को लेकर के यहाँ पे किसान जो है वो सड़क पर उतरे हैं, और केंद्र सरकार से मिलने के लिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य नारिया बैठक के साथ अपना
चलो दिल्ली मार्च यहाँ पे इनके द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है कि ये एक तरह से गारंटीड प्राइस देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से। एमएसपी किसानों की उपज के लिए सरकार की ओर से गारंटी शुदा कीमत बताया जा रहा है। यानी जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी किसान के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बिहाफ में वो क्या करेगा कि गारंटीड प्राइस उनको मिले, किसान को मिले सरकार की तरफ से। इसको लेकर के यहाँ पे ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में कि किसी भी तेज गिरावट के विरुद्ध बीमा प्रदान करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ जो सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य स्तर है, यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके। उसी को लेकर के बात कही जा रही है। जो कृषि उत्पादन हो रहा है उसमें मिनिमम प्राइस जो है वो किसानों को मिल सके। एक तरह से उनके इनकम को सेव करने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और उनको बढ़ावा मिले और उसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आ पाए। तो एक निर्धारित एक मूल्य स्तर है ताकि एक सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त की जा सके। और सरकार कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट विरुद्ध बीमा, जैसे अगर कहीं पे भी उत्पादन में कोई किसी भी तरह का गिरावट देखने को मिल रहा है तो उससे रिलेटेड एक बीमा भी किसानों का हो रखे, ताकि बाजार में उससे रिलेटेड उनको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो सके। ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है। तो मार्केट इंटरवेंशन की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि उनको इंश्योर कराया जा सके जो भी कृषि के उत्पादक है, जो भी अगर उनके फसल में फार्म प्राइसेस में अगर गिरावट देखने को मिल रहा है तो एक तरह से उनको इंश्योरेंस भी मिल सके उनके लोन्स को लेकर के, ताकि चीज़ें जो हैं उनको आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सके और कृषि उत्पादन में किसी भी तरह से कोई भी कमी ना आए। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कौन कौन से क्रॉप इसके अंदर में आते हैं, तो टोटल ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो टोटल 22 फसल है जिसको लेकर के यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के बात कही जा रही है। और ये बेसिकली जो है, जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उचित एवं लाभकारी मूल्य की बात यहाँ पे कही जा रही है, घोषणा करती है 22 फसलों को लेकर के, जिसमें आपका गन्ने को लेकर के भी यहाँ पे बात कही जा रही है। निर्देशित फसल खरीफ मौसम की 14 फसलें आप देख सकते हैं और 6 फसलें आपको रबी की देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी 2 जो है वो कमर्शियल फसल है, इसमें शामिल है। टोटल 22 फसल देख सकते हैं, 22 में से 14 जो है वो खरीफ सीजन वाले फसल है, 6 जो है वो रबी फसल वाले हैं और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स है। टोटल 22 हो गया ना। अब यहाँ पे जो क्रॉप्स जो इसके अंडर में आते हैं, सेरल्स आप देख सकते हैं, इसमें अनाज जो आ गया धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रोकी, रागी, ये सब देख सकते हैं। दाल यहाँ पे 5 तरह का, चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, मसूर आ गया। तिलहन 8 है, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूर्यमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर सीड यहाँ देख सकते हैं। कच्चा कपास हो गया, कच्चा जूट हो गया, खोपड़ा हो गया, छिलका रहित नारियल हो गया, गन्ना हो गया और यहाँ पे तंबाकू हो गया। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे आपके इस कैटेगरी में आते हैं। ये सारे क्रॉप्स हैं जो बेसिकली एमएसपी को लेकर के उसकी अनुसूची है। इसको यहाँ पे इन्हीं फसलों को लेकर के यहाँ पे एमएसपी को लेकर के बात कही जा रही है। एमएसपी आज के डेट में 23 क्रॉप्स आप देख सकते हैं बताया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं 23 फसलों की अधिसूचित यहाँ पे किया जाता है, जिसमें खरीद गेहूँ धान के लिए की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकता को ये पूरा करता है। तो यहाँ पे ये लिस्ट आपके सामने, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्रॉप्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पे एमएसपी को लेकर के बात कही जा रही है। किसानों की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य डिमांड कही जा रही है इन फसलों को लेकर के। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे अभी दिल्ली चलो जो अभियान है, जो यहाँ पे किसान जो सड़क पे उतरे हैं उसी को लेकर के यहाँ पे उतरे हैं। अगला देख सकते हैं कि एमएसपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो कैलकुलेट किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, किस तरह से किस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बेसिकली A2 हो गया, A2 प्लस FL हो गया और ये C2 हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है A2 अगर मैं बात करूँ तो जो A2 वो हो गया कि किसी फसल में किसान को कितना लागत लगता है। ठीक है, लागत कैसे, लागत किस चीज़ में लगेगा, बीज में लगेगा, उर्वरक में लगेगा, कीटनाशक में हो गया, पट्टे पर ली गई भूमि हो गया, किराए पर प्राप्त श्रम हो गया, मशीनरी हो गया, ईंधन पर
व्यय हो गया, ये सारे इनपुट शामिल है जो A2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो A2 कैटेगरी में जो बेसिकली कॉस्ट लगता है किसान का। अब दूसरा है A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL में क्या हो गया, किसानों की तरफ से कितनी लागत लग रही है और फैमिली लेबर जो है, पारिवारिक श्रम का मूल्य क्या है, ये आपका दोनों मिला करके आप देख सकते हैं। किसान की लागत तो आपकी A2 होगी और पारिवारिक श्रम की वैल्यू होगी वो FL होगी। ये यहाँ पे इसको दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और C2 क्या हो गया, C2 एक पूरी तरह से कंप्लीट कॉस्ट हो गया, जहाँ पे A2 प्लस FL कॉस्ट तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ जो जो जमीन है उसका जो रेंटल मूल्य है, जो स्वामित्व वाली भूमि है जिसके ऊपर यहाँ पे ये फसल उगा रहे हैं, उसमें उसका किराया कितना है, पूंजी पर क्या ब्याज दिया जा रहा है, पट्टे पर जो भूमि ली गई है उसका भुगतान वगैरह जो है वो किराया वगैरह वो सब शामिल है। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे C2 कैटेगरी में आते हैं। जो रेंट वो पे करते हैं, जो उनसे जो ज़मीन जिस ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं उसका जो रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके C2 कैटेगरी में आता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला गया है कि वो जो सरकार क्या दावा कर रही है कि जो MSP है उस पर बेसिकली औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया जाता है। यानी जो भी उनका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, फसल, उसका जो एवरेज होगा उसका 1.5 गुना स्तर पर इसको तय किया जाता है कम से कम। लेकिन वह इस लागत की गणना A2 प्लस FL के 1.5 गुना के रूप में करती है। देख सकते हैं A2 प्लस FL के 1.5 गुना। यहाँ पे बोला जा रहा है, सरकार जो कह रही है कि जो यहाँ पे जो उनको MSP जो दिया जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में खर्च आ रहे हैं उसका 1.5 गुना के रूप में उनको यहाँ पे सरकार की तरफ से MSP निर्धारित होगा। लेकिन 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 उसी के ऊपर में एवरेज को लेकर के बात कही जा रही है, लेकिन उनके द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है वो बस इन दोनों पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि जो भी कॉस्ट आ रही है फसल के उत्पादन में और जो फैमिली लेबर की वैल्यू है उस पे यहाँ पे ये लोग कॉस्ट कर रहे हैं, 1.5 गुना यहाँ पे उनके द्वारा कैलकुलेट की जाती है। ये एक कंसर्न मार्क है, ये एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसी को लेकर के यहाँ पे ये सभी किसान जो है वो रोड पर सड़कों पर उतरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली MSP कैलकुलेट होता है। डिमांड क्या है, डिमांड कानून को लेकर के है कि एक तरह से क्या किया जा सके, एक तरह से वित्तीय सहायता यहाँ पे सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है, कानूनी ढांचा प्रदान करने की बात कही जा रही है, एक तरह से गारंटी यहाँ पे दिया जाता है किसानों को कि उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य मिलता रहे, जो भी उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं किसान उस पर मिनिमम प्राइस उस प्रोडक्शन का उनको मिलता रहे, ताकि उनको मार्केट में अगर कभी भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिले तो एक तरह से उससे वो बचे रहें, उनसे वो प्रोडक्शन मिल सके और जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो श्रम के ऊपर हो या उनके फसल में जो भी कॉस्टिंग आ रही है उससे उनको सुनिश्चित रह सके, उसमें उनको रक्षा मिल सके, उनमें एक तरह से उनको रिटर्न्स आता रहे। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात कही जा रही है, वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है किसान की तरफ से। जो भी कृषि उपज करते हैं उसका न्यूनतम मूल्य है जो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। जो भी मिनिमम प्राइस जो है एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंशियली उनको सहायता मिलती रहे, और अगर ये किसान को नहीं मिलता है तो उनको वो वे क्या होते हैं, वे कर्ज में डूब जाते हैं। तो यही चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जाए, इसीलिए बहुत सारे किसान आज के डेट में ऋण में, बहुत सारे लोग जो लोन को लेकर के बहुत सारे उनमें लोन लेते हैं और वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से अगर फसल सही से ना हो, उपज हो, तो वो उनके ऊपर कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब किसानों के ऊपर जो कर्ज है, अब इसी चीज़ों की वजह से उनके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, तो वो बोझ को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। 2019 में एक बैंक है नाबार्ड, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बर्डन आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान की फैमिली के ऊपर, लगभग 1 लाख के ऊपर का बोझ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसान जो ऋण ऋण के रूप में लिया है यहाँ से नाबार्ड यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है। यह स्थिति बताता है केंद्र और राज्य सरकार किसानों को 3.36 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बावजूद सेंट्रल और राज्य सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है 3.36 लाख करोड़ की, उसके बावजूद यहाँ पे 1 लाख से अधिक का यहाँ पे लोन का बर्डन जो है बोझ है वो फार्मर के किसान के परिवार में देखने को मिलता है। टोटल लोन की बात करूँ तो टोटल लोन यहाँ पे 9.6 लाख करोड़ यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, 31 मार्च 2014
की अगर मैं बात करें, कुल बकाया कर्ज जो है वो किसानों के ऊपर 9.64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अभी 21-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 23.44 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो न्यूनतम वृद्धि यहाँ पे बात कही जा रही है एमएसपी को लेकर के, इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि वो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसी को लेकर के इस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए यहाँ पे न्यूनतम वृद्धि की बात यहाँ पे कही जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। किसान को अपनी उपज वादे किए गए एमएसपी से कम कीमत पर बेचनी पड़े, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, किसान एक तरह से अर्थहीन हो जाते हैं। तो जो एमएसपी से कम कीमत पर अगर वो अपनी अपनी चीज़ों को बेचते हैं तो वो अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी जरूरी है। एमएसपी यहाँ पे किसान की तरफ से बोली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इससे रिलेटेड कानून नहीं बना है। तो लीगल गारंटी को लेकर के यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि एक तरह से लीगल गारंटी उनको मिल सके, ताकि ये जो बोझ है कर्ज का वो उनके ऊपर से कम हो सके। देख सकते हैं अभी 21-22 में 23.44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसानों के ऊपर है लोन। अब कैसे उनकी जीविका को हम सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे किया जाएगा, आजीविका में सहायता कैसे मिल पाएगी, ताकि एमएसपी का जो कानूनी ढांचा है हम उसमें लाखों किसानों की आजीविका को समर्थन देने में मदद मिल सके। तो इसको लीगलाइज करने की बात कही जा रही, ताकि लाखों किसानों की जो लिवलीहुड है उसमें हम उनको सपोर्ट कर सकें, और छोटे तबके के जो किसान हैं उनको एक तरह से अधिक संवेदनशील जो बेसिकली होते हैं उनको बाजार बाजार से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जा सके। छोटे और हाशिए पर स्थित किसानों को जो बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं उन्हीं को बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देश की लगभग 50% आबादी आप देख सकते हैं जो कि आजीविका कृषि के ऊपर निर्भर करती है और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहती है। तो 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं एमएसपी को लीगलाइज करके, कानून बना करके, ताकि उनकी आजीविका जो है लाखों किसानों की आजीविका में सुधार देखने को मिल सके। फिर क्या है, जोखिम न्यूनीकरण क्या है कि किसी भी व्यवसाय को अत्यधिक गर्मी या बाढ़ या आग, पाला, असहायक वर्षा जैसे इतने सारे अप्रत्याशित कारकों ऐसे जोखिमों से नहीं जूझना पड़ता है। तो बहुत सारे व्यवसाय जो है वो इससे उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा गर्मी हो गई या बाढ़ आ गया या ज़्यादा बारिश हो गई, लेकिन किसान को इससे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है, उनके इनकम पे फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। इनके आय के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ये सारे जो कारक हैं ये सारे उनके आय के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसी भी तरह से जो किसान का कर्ज है और दिवालियापन से बचाता है, एमएसपी एक तरह से क्या करता है, किसानों को कर्ज से और दिवालियापन से बचाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उनको क्या कर सकें, एक कानूनी गारंटी को प्रदान कर सकें, ताकि उनके एक तरह से सुरक्षित हो सके, उनकी आजीविका में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो एक तरह से, और मार्केट के जो फोर्स है वो एक तरह से किसानों को अफेक्ट करते हैं। जो मार्केट में जो बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं तो वो भी एक तरह से किसानों को नुकसान पहुंचाता है। तो जलवायु परिवर्तन में खेती की जटिलता को भी बढ़ा रहा है। एक तरह से जो 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 फसल है उसमें वृद्धि कम देखने को मिल रही है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं किसानों के आजीविका के ऊपर लेकर के, लेकिन बाकी बिजनेस के ऊपर ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इसी चीज़ को लेकर के फोकस करना है कि किसानों को मौसम और बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान करने से एक सुरक्षा जाल प्राप्त होता है और प्रतिकूल बाजार स्थितियों के दौरान किसानों के लिए आय हानि का जोखिम कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लीगलाइज कर दें एमएसपी को तो एक तरह से सेफ्टी नेट के रूप में ये काम करेगा किसानों के ऊपर, और एक तरह से उनका इनकम का जो लॉस का जो रिस्क है वो कम होगा, और एक तरह से मार्केट का कंडीशन जो उतार चढ़ाव जो देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में वो आपका उससे किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट किसानों के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट इम्परफेक्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत डिटेल में ये सारे पॉइंट्स है जिसको आपको समझते हुए चलना है। तो जो बेसिकली यहाँ पे किसान जो है वो जो भी अपना जब इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रोडक्शन कम होता है, फसल ख़राब होती है, तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है कि अपने जो फसल जो उपज हुई है उसको कम प्राइस में बेचना पड़ता है, जिसके वजह से जो बेसिकली उनको बहुत सारे खरीद रहे होते हैं उन पे बहुत उपभोक्ता को बहुत कम कीमत पर बेसिकली इसको बेचना होता है। और बीच में एक और स्थिति है बिचौलियों के कारण बनती है। बिचौलिया क्या करते हैं, जो भी प्राइस उनको मिलता है
है ना, वो प्राइस जो सीधे किसानों तक पहुंचनी चाहिए उससे कम प्राइस किसानों तक पहुंचती है। तो ये भी एक कारण है कि इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसीलिए डीबीटी इंट्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सीधे किसानों को यहाँ पे लाभ प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, डायरेक्ट उनके खातों में सीधा बैंक में ट्रांसफ़र होता है पैसा। तो एमएसपी को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किया जा रहा है कि इसको किसी भी तरह से हमें कानूनी ढांचा प्रदान करने की ज़रूरत है, ताकि एक तरह से गारंटी दिया जा सके मूल्य प्रदान को लेकर के किसानों को, इससे मदद मिल सके। अब कि कृषि विकास में किस तरह से हम एग्रीकल्चर ग्रोथ में हेल्प कर सकें, तो सबसे पहले तो एमएसपी को इंकरेज अगर हम लीगलाइज करेंगे तो एक तरह से क्या करेगा, ये एक तरह से फार्मर को बढ़ावा देगा कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा, कृषि उत्पादन में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा और कृषि विकास को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा में भी योगदान होगा। ठीक है, तो एमएसपी की कानूनी ढांचा अगर प्रदान कर दे तो पर्यावरण अनुकूल और संसाधन कुशल फसलों के लिए मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करने पर कृषि पद्धतियों के एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंसेंटिव अडॉप्ट किया जाएगा ताकि उनकी फसल जो है वो ज़्यादा ज़्यादा सतत रह सके, सस्टेन रह सके और उनको वो प्राइस इंसेंटिव के रूप में मिलता जा सके। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, मतलब इन द एंड हर चीज़ में यहाँ पे कानूनी व्यवस्था में एमएसपी को इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है, ताकि एक गारंटी मिला जा सके किसानों को प्राइसिंग को लेकर के। अभी शांता कुमार कमेटी का गठन किया गया था 2015 में। उन्होंने बताया था कि 6% किसान जो है वो बेसिकली सपोर्ट प्राइस स्कीम से बस उनको फ़ायदा मिल रहा है, बाकी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बाकी यहाँ 3 राज्य की मैं बात करूँ तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 85% जो है वो बेसिकली क्या उपज करते हैं, गेहूँ की कुल खरीद में केवल 3 राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं 85% हिस्सेदारी में रही है। और एमएसपी की कानूनी ढांचा प्रदान करने में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक मूल्य की गारंटी प्रदान करना भी यहाँ पे बताया जाता है। तो कानूनी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित किसान नीतियाँ जो है गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन में योगदान करता है। लीगलाइज करने की बात कही जा रही है, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। देखिए, फार्मर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उसके ऊपर भी ध्यान देने की बात कही जा रही है, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके, रूरल में विकास दिया जा सके और समाज में उनको एक तरह से समावेश किया जा सके। तो ये इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या चैलेंजेस है अगर हम एमएसपी को लीगलाइज कर दें, तो एक तरह से बर्डन बढ़ जाएगा। बर्डन किसके ऊपर बढ़ेगा, वित्तीय बोझ यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है एमएसपी में, फसल की खरीद के लिए एक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे खरीद कार्यों को बनाए रखने के लिए सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है। ठीक है, तो वित्तीय संसाधनों के लेकर के एक तरह से बर्डन देखने को मिलेगा सरकार के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं जो लीगलाइज करने पर जो अमाउंट है वो एनी हाउ इनको रिलीज करना पड़ेगा। और एक तरह से इनके लिए जो एक तरह से दबाव के रूप में आपको देखने को मिलेगा सरकार के ऊपर। बजटीय जो आई थी, जो बजट का भी यहाँ पे एलोकेशन हुआ है एमएसपी को लेकर के, उसमें साफ साफ बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होगा, यानी बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण और रक्षा व्यय में अन्य आवश्यक व्यय के साथ संतुलित करना एक चुनौती है। मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों द्वारा समर्थित नहीं होने पर इस तरह के कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी उपयोग सिद्ध नहीं हो। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट को डिसइंसेंटिव कर दें, यानी जो एमएसपी को लेकर के कानूनी ढांचा प्रदान करना है वो कृषि क्षेत्र में निजी निवेश करें और विशेष रूप से एमएसपी के तहत शामिल फसलों के मामले में हतोत्साहित कर सकें। तो निजी हितधारकों ने उन क्षेत्रों में निवेश करने में संकोच कर सकते हैं। देख, जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो एक तरह से इन्वेस्ट करने में इस फील्ड में वो संकोच कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे इंटरवेन किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो हस्तक्षेप किया गया है उसमें आधुनिकीकरण का प्रयास सीमित हो जाएगा अगर हम निवेश को हतोत्साहित करते हैं। तो अगर हम प्राइवेट पर्सनस को इसमें इंक्लूड करते हैं तो वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट फैक्टर्स यहाँ पे इम्पैक्ट है, तो क्या पता उनको उस लेवल पे रिटर्न मिले या ना मिले। तो अगर सरकार यहाँ पे प्राइसिंग को लेकर के भी थोड़ा सा सोचती है, क्योंकि एक तरह से क्या है, नवाचार और आधुनिकीकरण के प्रयास सीमित हो जाएंगे सरकार के लिए अगर ये सरकार की तरफ से ये चीज़ें की जाती है। तो पानी की कमी आप देख सकते हैं किस तरह से एमएसपी से सपोर्टेड जो भी क्रॉप्स है, फसल है, धान और गन्ना है, उसमें अधिक खपत करती है जल। अगर उन जल ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो उनकी बड़ी पैमाने पर खेती की जाती है। कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए जल गहन फसलों को खेती को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। तो एक तरह से फसल खराब ना हो
लीगलाइज करने की बात करने की जा रही है, ताकि वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको हम ख़त्म कर सकें, पानी से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है उसको हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, नन एमएसपी क्रॉप्स को हम नेगलेक्ट करेंगे। जो नन एमएसपी क्रॉप के जो 22 क्रॉप्स है उसके अलावा जो भी क्रॉप्स है हम उनको नेगलेक्ट करेंगे इस एमएसपी के कानून के ढांचा के अंतर्गत। ठीक है, और पौष्टिक खाद्य फसलों जैसे दाल और तिलहन में खेती में कमी होगी, वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अगर नॉन एमएसपी क्रॉप्स के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसके प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिलेगा। तो एक निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा फूड स्कार्स सिक्योरिटी में, एक तरह से डाइटरी डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, और मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट में भी कमी आपको देखने को मिलेगा। अगर लीगल एमएसपी करते हैं तो अभी से बात है, बहुत सारे प्राइसेस को लेकर के हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो एक तरह से कम प्रतिस्पर्धा हो जाएंगी, उसके ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है। घरेलू कीमती में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एमएसपी प्रोवाइड करें, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड घर में भी ज़्यादा होगी। तो obvious सी बात है, जो फसल है वो एक तरह से आपके बाहर के मार्केट के लिए जो डिमांड अभी ज़्यादा आ रही है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ट्रेड में भी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड में भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंट्री के साथ जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी ये अगर लीगलाइज कर दे तो उसमें भी ये कमी देखने को मिलेगी। विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से यदि सरकार एमएसपी की कीमतों को बनाए रखने के लिए सब्सिडी या अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान करेगी तब। ठीक है, विवादों के परिणाम स्वरूप प्रतिशोधात्मक उपाय जो है, टैरिफ या ट्रेड बैरियर जो है, ऐसी स्थिति बन सकती है और विश्व व्यापार संगठन में कड़े विरोध का सामना कर सकता है। ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है। निर्यात की मात्रा एवं बाजार पहुंच को प्रभावित कर सकता है। ये कानूनी रूप से गारंटी एमएसपी को लेकर के भारत में कम देखने को मिलेगा। अब आगे क्या क्या स्टेप है जो हम इसको ले सकते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्राइस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो है एमएसपी कम से कम 50% क्रॉप्स के ऊपर तो रहे ही रहे, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर, यानी हम उनको रिटर्न्स में दे सकें और C2 लागत के स्वरूप में इसको संदर्भित कर सकें। ठीक है, एमएसपी क्राइटेरिया को यहाँ पे एक्सपेंड कर सके, वो भी यहाँ पे बात कही जा रही है। पीडीएफ यानी मूल्य अंतराल भुगतान की भी वहाँ पे बात कही जा रही है। जो पेमेंट से रिलेटेड जो कमी है उसको भी यहाँ पे सरकार जो है वो एक तरह से क्या कर सकती है, एक तरह से उसके ऊपर भी यहाँ पे भुगतान कर सकती है। ठीक है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने की बात कही जा रही है। फार्मर्स के इनकम कैसे बढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे स्कीम के थ्रू, जैसे मनरेगा हो गया, यहाँ उनके डेली वेजेस यहाँ से बढ़ सकते हैं। क्रॉप में विविधता देखने को मिलेगा, अलग अलग हाई वैल्यू की क्रॉप को प्रमोट कर सके। ठीक है, ये इसी को लेकर के बात कही जा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे सरकार के को सोचना पड़ेगा, ताकि हम जैसे सिंचाई की सुविधा हो गए, सड़कों हो गए, विद्युतीकरण हो गया, भंडारण क्षमता हो गया, ये सभी क्षेत्र में सार्वजनिक तरीके से किसान की मदद कर सके। अनुसंधान एवं विकास में टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया जाने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे से मॉडर्न फार्मिंग को कर सकें और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। फिर किसानों को क्रेडिट भी मिल सके, इंश्योरेंस भी मिल सके, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी सुविधा जो है यहाँ प्रदान करने की ज़रूरत है। लैंड वाटर मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी इरिगेशन फैसिलिटी को हम अडॉप्ट कर सकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है किसान को सशक्त बनाने के लिए। एक तरह से सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ पे प्रदान की जा सके किसानों को, ताकि वो अच्छे से इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से उनको किसी भी तरह का कोई भी संकट का सामना ना करने को मिले। बाजार में असंतुलन तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनको किसी भी तरह का समाज में असुरक्षित ना रह सके, कृषि परिवारों के आय में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना देखने को मिले और वो अपनी आजीविका जो है वो अच्छे से चला सके। शासन में सुधार की बात यहाँ पे कही जा रही है। गवर्नेंस को यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा इन सभी सेक्टर्स को। करप्शन जो है, मिडिल मैन जो है, उनमें जो करप्शंस होते हैं उसको ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है किसान के कल्याण के लिए, ताकि हम उनके उनके उनकी ढांचे में सुधार की जा सके और नौकरशाही बाधाओं को हम यहाँ पे कम कर सके। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि प्रायोरिटाइजेशन द नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत के किसानों की आवश्यकता को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अगर फूड सिक्योरिटी को हमें बढ़ावा देना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है और एक तरह से सामाजिक में समानता को लेकर के मजबूती करना है, तो हमें किसानों की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से हम किसानों के कल्याण के को सुनिश्चित कर रहे हैं और एक तरह से भारत जो है अपने नागरिकों के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के फोकस किया जा रहा है और यही पूरा आपका था एमएसपी को लेकर के, कानून को लेकर के। किसान जो उतरे रोड पर, जिसको लेकर के दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक जुटाव ना हो सके। धारा 144 क्या कहता है, चलिए मुझे बताइएगा। तो धारा 144 क्या कहता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो ये पूरा लॉ ऑन एमएसपी हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको थोड़ा बारीकी से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको वापस से देख लीजिएगा, दोहरा दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। किन किन कारणों से एमएसपी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, किसान क्यों यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं, क्या क्या डिमांड है किसानों की, और सरकार को किस किस लेवल पे किस तरह से सहायता करनी चाहिए किसानों की, ताकि उनकी आजीविका में किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव ना देखने को मिले और वो अपने आसानी से अपने जीवन यापन अपने परिवार के साथ कर सके। एमएसपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस बेसिस पे वहाँ पे उनको सरकार की तरफ से मिलता है अमाउंट, तो वो सारी बातें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसी से रिलेटेड ये बेसिकली पूरा न्यूज़ था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।